नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आर्टिकल 22 है उसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था किस तरह से राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा। 19 से लेकर 21 तक के आर्टिकल्स को कवर किया। उसमें एक बंदा ने हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर, अगर किसी के प्रॉपर्टीज़ को अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो क्या उसके राइट्स को छीने नहीं जा रहे हैं? क्या इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा रहा है? तो हमने उसको बताया था कि देखो बाबू, ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, और ना ही हमारे भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी और ना ही पब्लिक ऑर्डर को यहाँ डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से सरकार इसको ले सकती है। इसको जज साहब ने भी, मतलब बात करें तो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी ने भी इस चीज़ को माना। तो इस तहत हमारी सरकार जो है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हमारी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में हम लोग। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात बता दें कि अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग के लिए भी अच्छा है कि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोग तक पहुंचे, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, और साथ साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी, क्योंकि अभी भी 60% चांस है। देखो 70% से 60% पे आ गया है। इसका मतलब लोग सब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन अभी भी ये 60% वाले जो है ना, ये केवल वीडियो देखते हैं और इनका काम निकल जाता है तो चले जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं, मेरा भी चैनल भी जस्ट ग्रोइंग है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार। और लूसेंट क्लासेस चैनल है जहाँ पे आपको, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यहाँ पर आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लो, आपके लिए अच्छा है। तो अब आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 बेसिकली आपको एक तरह का ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन देता है, आपको देता है या फिर हमारे नागरिकों को देता है, सिटीजन्स को देता है, कि अगर पुलिस अगर उनको अरेस्ट करती है तो मेनली कितने तरीके से अरेस्ट करेगी और वो कैसे बच सकते हैं इससे। देखो, जो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी वो मेनली दो तरीके से अरेस्ट करेगी, या तो एक प्यूनिटिव तरीके से या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तरीके से। अब कहोगे प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो देखो, सीधी से बात करें तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है, आपको इस केस में होता है क्या, जो ये प्यूनिटिव डिटेंशन दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल सा होता है कि आप एक क्राइम किए हो, पुलिस यहाँ पे क्या करेगी, मान के चलो आप एक बाइक चोरी कर लिए हो। एक एग्जांपल आप नहीं, मतलब चलो मैं ही अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक बाइक चोरी कर लिया, ठीक है। अब मैंने जिसका बाइक चोरी किया वो इंसान गया पुलिस स्टेशन में, एफआईआर लिखवाया। पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करती है, मेरे तक पहुँचती है कि हाँ चलो इस लड़के ने बाइक चोरी किया है, मेरे को ले जाती है। मेरे को ले जाने से पहले मैं उससे पूछूंगा कि आपके पास कोई सबूत है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो वो मजिस्ट्रेट का साइन किया हुआ एक अरेस्ट वारंट दिखाती है, तो उसके तहत में मुझे ले जाती है। कभी कभी अगर मान के चलो अगर मैं मर्डर कर दिया हूँ तो उस वक्त वारंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत खतरनाक कैदी है, तो फिर इसको ऐसे बिना वारंट का भी इसको कस्टडी में रखा जा सकता है। सब पुलिस के पास ऐसा राइट है, लेकिन हमारे पास भी राइट है कि हम उससे पूछ सके भाई कि आखिर हमने किया क्या, आप क्यों ले जा रहे हो, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है, फिर क्यों आए हो। अगर अरेस्ट वारंट दिखा रही है तो उस पर देखें मजिस्ट्रेट का साइन है कि नहीं। और वहाँ पे मुकदमे चलते हैं कोर्ट में। कोर्ट यहाँ पे बात करें तो गिल्टी दिखती है कि हाँ मेरे अंदर, मतलब मेरे क्राइम में मैंने सही में किया है, अगर कोई गिल्टी फाउंड करती है तो मुझे उसके खिलाफ बाद में पनिशमेंट देती है। पुलिस जब यहाँ हमको गिरफ्तार करके ले जाएगी दोस्तों, तो उस वक्त का तो जो टाइमिंग है उसको 24 घंटे के अंदर मुझे कोर्ट के अंदर पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन में होता है। मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन का डिफिनीशन ये हुआ है कि प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश ए पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। सिंपल सा बात है, जो मैंने बताया कि जो ट्रायल वो उन्होंने ऑफेंस लगाया, फिर मैंने उस चीज़ को माना, फिर हमें कोर्ट में ले गए, फिर वहाँ कोर्ट ने बताया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो उस पर सज़ा देगी या फिर नहीं देगी। तो ये होता है। अब क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है क्या है कि यहाँ पर पुलिस आपको बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है, पूछ भी नहीं सकती आपने किया क्या है, ठीक है। भले आप बोल सकते हो कि आपने किया क्या है तो बताएगी, लेकिन वारंट वगैरह नहीं दिखाएगी, क्योंकि आपको यहाँ क्राइम किया नहीं है। क्राइम करने से पहले यहाँ पे पुलिस आपको पकड़ती है। सोचो,
इसमें क्या है डिफरेंस कि प्यूनिटी में है कि आपने क्राइम किया है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या भी आप क्राइम किए नहीं हो लेकिन करने जा रहे हो और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आप पे शक हो गया है, तो इसके तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल 22 है यही हमें ग्रांट देता है कि हम इस तरह से मतलब कोई भी हमको ऐसे अरेस्ट करके ले जाए तो मेरा क्या राइट्स है, हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कि जो ऑर्डिनरी केस नॉर्मल चलेगा और दूसरा कि प्रिवेंटिव केस चलेगा, जिसमें आपका बात करें तो पहले आप जेल के अंदर जाओगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन से 3 महीने के लिए, तब आप पे वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि आपको आगे टर्म मतलब जेल में रखना है कि नहीं, ये होता है। लेकिन एज ए प्यूनेटिव डिटेंशन ये आपको एक तरह से बता दिया जाता है कि नहीं आप नॉर्मल क्राइम किए हो तो आपको जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, या फिर कोई इस तरह का लॉ रूल ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई चोरी चमार करी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो, छीना झपटी जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, हम लोग बिहारी तो ऐसे ही बोलते हैं, तो बुरा मत मानना। तो इस तरह से होता है, करते हैं लोग। तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर करती है, उसको ले जाती है, फिर उस पर उसको जब तक जेल के अंदर नहीं बंद करेगी जब तक मतलब मजिस्ट्रेट उस पर कुछ एक्शन ना ले। तो ये होता है दोस्तों। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आपको पुलिस पकड़ेगी अगर आप कोई क्राइम करते हो प्यूनिटिव डिटेंशन में, ठीक है। तो पहला पार्ट के बारे में बात करें तो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ चलता है, ठीक है। पुलिस आपको यहाँ पे अरेस्ट करेगी, आपको बताएगी कि ये आपका अरेस्ट वारंट है, आपने देखा और आपको ले गई, ठीक है। वहाँ पे बात करें तो आपको अरेस्ट करने के बाद आपको जब जेल में रखेगी तो पुलिस के पास यहाँ पे टाइम है केवल 24 घंटे तक का, कि वो 24 घंटे तक के अंदर यहाँ पे 24 घंटे होने के पहले या अंडर मजिस्ट्रेट के पास जाए और यहाँ पर आपको पेश करे कोर्ट में। अगर यहाँ पे बात करें 24 घंटे के अंदर आपको पेश नहीं करती है तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब बात करें तो आपको छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे केस आपका मुकदमा नहीं चलेगा। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर। हाँ, अगर मान के चलो आप कहोगे सर अगर मान के चलो पुलिस हमको सुबह 10 बजे गिरफ्तार की, ठीक है, और वो पुलिस के पास इतना काम रहा कि वो अगले सुबह मान के चलो कि 8 बजे आपको ले गई, ठीक है, और रास्ते में क्या हुआ कि ट्रैफिक वगैरह लग गया तो 10 बज गए, पूरे 24 घंटे हो गए, तो क्या आप मुझे रिलीज कर दिया जाएगा, पुलिस हमको रिलीज कर देगी? तो बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कोर्ट है ना वो आने जाने का जो ट्रेवलिंग का टाइम होता है ना उसको इस 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं करती है। और ना ही अगर मान के चलो कि हॉलीडे का जो टाइम रहता है वो 24 घंटे का, मतलब कुछ मान के चलो कि आपको कोई फेस्टिवल है और मान के चलो दिवाली का फेस्टिवल है, आपको दिवाली के एक दिन पहले अरेस्ट कर ली पुलिस, ठीक है, तो पुलिस के पास आपके पास तो भाई 24 घंटे का समय कोर्ट के अंदर पेश करे, लेकिन दिवाली के टाइम पर कोर्ट बंद रहता है, ठीक है। तो क्या आपको रिलीज कर दिया जाएगा 24 घंटे होने के बाद? तो जी नहीं, आपको और एक दिन जेल के अंदर बिताना पड़ेगा, फिर उसके अगले दिन कोर्ट जब खुलेगा तो आपको पेश किया जाएगा। तो ये होता है और सिंपल सा आपका ऑर्डिनरी लॉ चलता है, ठीक है। आप जैसा क्राइम करोगे भाई उस तरह का आप चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 22। नेक्स्ट बात करें कि इसमें और क्या क्या प्रावधान होता है, क्या क्या राइट मिलता है। देखो, अगर आप यहाँ पर सिटीजन्स हो, भारत के नागरिक हो, तो आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ चल सकता है, आपको नॉर्मल आपके राइट्स हैं। लेकिन एक बात करें कि अगर आप इनेमी एलियन हो या फिर कोई पर्सन है जो कि हमारे देश का नहीं है, बाहर का आया हुआ है, तो उस पर इस तरह का केस नहीं चलता है। बात करें तो दोस्तों हमने आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। आर्टिकल 22 का अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये उस तरह का समझ लो लॉ है जो कि एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था आपका बताया है आपको 1999 में, ठीक है, 1919 में आया था। और इस ये हुआ था कि यहाँ पे पुलिस जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है अगर उसको शक हुआ तो, ठीक है। अगर आप पे शक हुआ तो आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, इसका मिसयूज भी करती है। कितने महीने तक आपको जेल में रह सकती है? 3 महीने तक आपको जेल में रह सकती है। अब यहाँ बात करोगे सर क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो बोले बिल्कुल इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कि अगर जो सस्पेक्ट है उसको 3 महीने उसके टर्म पीरियड हो गए हैं तो पार्लियामेंट अब इसको संसद जो है इसको बोलेगी कि नहीं इसको और 6 महीने रखो, तो इसको 6 मंथ के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसको यूज किया जाता है ज़्यादातर टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग इसको बात करते हैं मिसयूज भी करते हैं, जैसे कि मिसयूज में बहुत सारा केसेस है, मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक तरह से बात करें तो आर्टिकल 370 बात करें जब आया था तब यहाँ पे बात करें जम्मू कश्मीर में
जो लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टी थी उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। क्यों क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि उनको पता था हमारे गवर्नमेंट को कि अगर इनको नहीं अरेस्ट किया जाएगा तो ये भड़काऊ भाषण दे के जनता को और भड़काएंगे, जनता को बांट देंगे। इस वजह से यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया था। तो इस वजह से दोस्तों बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में रहा आर्टिकल 22 का ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और एक तरह से बात करें कोरोना काल में भी रहा। जैसे कि बात करें और भी इसी तरह का लॉ, ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 में आया था और इसको 1969 में इसको एक्सपायर कर दिया गया था। मीसा एक्ट जो आया था आपका 1971 में, इसको इंदिरा गांधी ने काफ़ी इसका मिसयूज किया था, और जो भी इनके अपोजिशन पार्टी थे उनको सबको गिरफ्तार करके ये जेल में बंद कर दी थी 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद से इलेक्शन, मतलब 3 महीने तक का इलेक्शन होने वाला था। अब सोचो इलेक्शन में कोई है ही नहीं खड़ा ओपोजिशन का, तो फिर लोग किसको वोट देगा? ऑब्वियसली इनको वोट देगा, इंदिरा गांधी को। तो इसका मिसयूज भी की, जिसमें मोदी जी को भी अरेस्ट किया गया था, ठीक है, वाजपेयी जी को भी अरेस्ट किया गया था। इसके बाद आता है आपका ये कॉफ कॉफ पोसा, ठीक है, कॉफ़ी पोशाक करके कुछ नाम है इसका। इसको पूरा फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, ठीक है। इसके तहत आपको गिरफ्तारी किया जा सकता है। फिर ये काफ़ी न्यूज में रहा, 1980 में आया था NSA, यानी नासा कह सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसका मतलब है। ये बात करें तो यूपी गवर्नमेंट जो थी, योगी सरकार, इसको लगाई थी। बात करें तबलीगी जमात पे, आपको पता होगा ये एक्ट लगा था। अगर आप कुछ इस तरह का एक्टिविटी करते हो, अगर आप कोरोना वॉरियर्स हेल्थ को बात करें तो जो मैनेजमेंट करता है, डॉक्टर रहता है, उस पर आप कोरोना पेशेंट हो या फिर आप उस पर थूकते हो किसी पे, कुछ इस तरह का काम करते हो जिसको नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, तो आपको यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है 3 महीने के लिए, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होता है ये, इसमें आपको वकील वगैरह भी नहीं मिलता है। फिर आता है आपका यहाँ पे बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, ये आता है आपका लॉ। इसके बाद एक और आता है आपका टाडा एक्ट, जो कि टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ होता है। यहाँ पे बात करते हैं, इसको भी 1950 में रिपेल किया गया था, ठीक है, 1995 में, सॉरी 1950 कह रहा हूँ, 1995 में। अभी ये बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट अभी है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इलिटिक ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्ट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1980। ये इसी तरह का भी एक्ट है, सेम सिमिलर एक्ट है। फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पोटा 2002 में, इसको भी रिपेल कर दिया गया 2004 में। तो ये सब दोस्तों ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इसका भी एक न्यूज आया था कि 14 साल के बच्चे को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था टेररिस्ट बता के। तो ये है दोस्तों, ये था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डोमेस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। याद रखो, कोई भी ऐसा देश नहीं है, डोमेस्टिक कंट्री है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं बनाया है, सब ने बनाया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डन इन इंडिया, इट इज़ अननोन इन USA, ये USA में नहीं है। इट वाज रिस्टोर्ड टू बी ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम। इसको कब रिस्टोर किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, तो याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले आप देख सकते हैं। आशा करती है वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट भी मिलता है। और आगे हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एक्ट ख़त्म होता है आर्टिकल 90 से 22। अब हम लोग कल पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको भी देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।